बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में फायजा दाऊद और हमारी टीम आपको दुबई स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हालात हाजरा में जितने भी मुख्तलिफ वाक़यात हैं उन पर हम गहरी नज़र डाल सकें, तमाम पर्सपेक्टिव्स अपने नाज़रीन के सामने ला सकें। और ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारे साथ होते हैं हमारे तज्ज़िया निगारों के, एक्सपर्ट्स के व्यूज़ और ओपिनियंस। जो हालिया एक जुडिशल क्राइसिस या बहरान की कैफियत रही है जिससे दो चार रही है पाकिस्तानी अवाम, इसमें हमारी कोशिश रही है, बल्कि मीडिया की कोशिश ये रही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं जुडिशल मैटर्स पर, लीगल मैटर्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन के तर्जुमानी के हवाले से, इंटरप्रिटेशन के हवाले से उनसे राब्ता करके वो व्यू पॉइंट्स हम अवाम तक पहुंचा सके, ताकि बेहतर जो व्यू पॉइंट है वो खुद हमारे लोग वो तश्कील दे सकें। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मोतबर शख्सियत हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें, जुडिशरी के हवाले से हम बात करें, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबका चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट के तहत ही अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा ही इज ऑल्सो बीन द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पीसीओ के तहत चंद जजेस थे जिन्होंने हलफ नहीं लिया था। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद वाज वन ऑफ देम। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में, सदारती इंतखाबात के हवाले से, पार्लिमानी जो 5 साल मुद्दत है उसको पूरा करने के हवाले से, या असेंबलियाँ तोड़ने के हवाले से या ना तोड़ने के हवाले से जितनी बात होती है, इस पर हम जस्टिस साहब से मजीद एलैबोरेशन चाहेंगे। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। जस्टिस साहब, सबसे पहले तो बताइएगा 4-4.5 माह का एक जो बहरानी कैफियत से दो चार रहे पाकिस्तानी अवाम, चीफ जस्टिस साहब की रीइंस्टेटमेंट बिल आखिर हो गई। आर्टिकल 209 के तहत हमें बताया गया था सदारती रेफरेंस जो था वो जमा हुआ। क्या आर्टिकल 209 के तहत अब जबकि हमारे पास डिसीजन सामने आ गया है 10-3, क्या आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस जमा नहीं करवाया जा सकता था या प्रोसीजर गलत था? जी, रेफरेंस बिल्कुल जमा कराया जा सकता था, लेकिन जैसे आपने इशारा दिया कि उसका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था और उसी बुनियाद के ऊपर अदालत का फ़ैसला सादिर हुआ है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल्ड हो गया कि अगर तो आर्टिकल 209 में रेफरेंस हो तो उसका क्या अंदाज़ होना चाहिए, और कम से कम ये अंदाज़ जो नामुनासिब अंदाज़ था ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक आस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये एक सिल्वर लाइनिंग आप समझ लीजिए कि अथॉरिटेटिव व्यू सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। अब आइंदा किसी सुपीरियर जज के बारे में इस किस्म की बात उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा ना होगी। जस्टिस साहब, सिल्वर लाइनिंग का आपने जिक्र किया। अवाम का जो प्रेशर इस केस को लेके रहा है, मीडिया पर भी बहुत तनकीद की हुकूमत ने कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना किया जाए, लेकिन आपके ख्याल में बहुत एहतराम के साथ अगर अवामी प्रेशर ना होता तो क्या ये फैसला या डिसीजन कुछ मुख्तलिफ होना था? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, और अवामी प्रेशर में ऑफ कोर्स सर फहरिस्त वकला बरादरी थी, और फिर मीडिया था, और फिर सियासी अनासिर थे, और सबसे बड़ी बात वो अवामुन नास थे जो जहाँ पर भी चीफ जस्टिस गए तो स्पॉन्टेनियसली उनका रिएक्शन आया, और वो नॉट बाय द थाउजेंड्स बट एटलीस्ट बाय लैक्स वो पीपल निकले, और उन्होंने लोगों की जो विल है उसको नहायत आसान तरीके से मैनिफेस्ट किया। और ये तो बिल्कुल मतलब ये है, फैसला तो ये दुरुस्त है और फैसला इसी तरह का आना चाहिए था। माजी में पाकिस्तान में अदालतों ने अवाम को मायूस किया है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? जी, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अदालतों ने मायूस किया है। आई रिग्रेट टू से कि गलत फैसले ज़्यादा हैं और दुरुस्त फैसले कम हैं। और इन गलत फैसलों की वजह? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अदालतों के सरबराह रहे हैं
ایک نہیں بلکہ کئی سربراہ اس طرح کے رہے ہیں کہ who have bent for various reasons and most unfortunately جو بڑا ریزن رہا ہے وہ ذاتی مفادات رہے ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ ایک آدمی جو کہ پاکستان کا چیف جسٹس رہا ہے اس کی یہ خواہش کہاں تک بجا اور درست ہے کہ وہ